नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण राजपुरिया। आज का जो टॉपिक है वो है आहार विषाक्तता। लास्ट 2 क्लास में हमने दूषी विष और गर विष के बारे में पढ़ा है और उसके बारे में जाना है। आज अपन उसी के कंटिन्यूएशन में है और आहार विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो आता है, अगर अपन आयुर्वेदिक संकल्पना देखें अन्न की विषाक्तता की या फूड के पॉइजनिंग की, तो विष मिश्रित अन्न को आग में फेंकने से चट चट शब्द अत्यधिक होता है तथा अग्निशिखा का रंग मोर की ग्रीवा की भांति हरापन लिए हुए नील वर्ण का हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने शुरुआत में अगत तंत्र के शुरुआत में ही जब हमने विष परीक्षा पढ़ा था। तो उस समय जब अग्नि की परीक्षा विष की परीक्षा अग्नि के द्वारा पढ़ा था, तब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना। और उसके अलावा ज्वाला विभक्त होती है, धुएं में तीक्ष्ण रहती है तथा अग्नि प्रायः शीघ्र ही बूझ जाती है। इसके अलावा है शाक, दाल, अन्न तथा मांस आदि आहार द्रव्यों से विषाक्त होने पर वे क्लीन, स्वाद रहित, तुरंत ही बनाए गए होने पर भी बासी की भांति दिखते हैं। इसकी गंध नष्ट हो जाती है। इस प्रकार सभी भक्ष्य पदार्थ विषाक्त होने पर गंध, वर्ण आदि से रहित हो जाते हैं। ये एक तो ये लक्षण बताया गया है, और दूसरा जो है इसमें हमने जब पढ़ा था परीक्षा, तो उसमें भी ये चीज़ें बताई गई थी। तो ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक है ये। नेक्स्ट आता है विष पित्त लक्षण, क्लिनिकल फीचर ऑफ पॉइजनस पेशेंट्स। जो जिसको पॉइजनिंग की कंडीशन है, उस पेशेंट की कंडीशन कैसी होगी या फीचर कैसा होगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार विष सेवन करने वाले रुग्ण का मल गृह धूम के समान काला एवं वायु युक्त होता है। मुख से झाग तथा झाग युक्त वमन और आंखों से अश्रु निकलते हैं। शरीर में विवर्णता और अंगों में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। अब वो स्थानीय जहाँ पर स्थित है उसके हिसाब से बताने की कोशिश की गई है। लाइक आमाशयगत विषाक्त अन्न के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आमाशय में है विष, तो उल्टी, अतिसार, पेट फूलना, जलन, कंपन और इंद्रियों में विकृति उत्पन्न होती है। उसी पर आमाशयगत विषाक्त अन्न की चिकित्सा कैसे करनी है, तो इसमें मदल फल, कटुआ, लाबोर को शातिकी फल के पानी से या धान का पानी या दही जल द्वारा वमन करवाना, इसमें वमन कराना फायदेमंद होगा। दूसरा आता है पक्वाशयगत। एक तो हो गया आमाशय, दूसरा हो गया पक्वाशयगत विषाक्त अन्न के लक्षण तथा चिकित्सा। तो सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि इसमें नीली फल द्वारा प्रेरित विरेचन करने या शहद या दही के साथ दूषी विषारी अगत के प्राशन से फायदा होगा। ठीक है, इसमें विरेचन कर, देखिए आमाशय में था तो अपन वमन करवा दिए, पक्वाशय में है तो विरेचन करवा देंगे, उसके साथ दूषी विषारी अगत देंगे या शहद और दही के भी प्राशन देंगे। अब बैक्टीरियल भोजन की विषाक्तता जो है उसकी आयुर्वेदिक संकल्पना क्या कहती है। तो हमारे जो पहले के जो ग्रंथ हैं, तो सर्वप्रथम जो अथर्ववेद है, वहाँ पर भी सूक्ष्म जीवों के 2 प्रकार होते हैं, यह बताया गया था। पहला तो एक दृश्य होता है और दूसरा अदृश्य होता है। और एक और बताया गया अदृश्य कृमि, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्षुल्लका कहा जाता है। ठीक है, ये अथर्ववेद के अनुसार है। कर्मों के आधार पर भी यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो दुर्नाम अर्थात रोगजनक पैथोजेनिक, और दूसरा सुनाम जिसका मतलब है अवैकारिक नॉन पैथोजेनिक, जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए और दूसरा बुरा होता है। तो जो बुरा होता है उसको दुर्नाम या रोगजनक, और जो अच्छा होता है उसको सुनाम या अवैकारिक नॉन पैथोजेनिक कहा गया है। ये हमारे आचार्यों ने ही बता दिया था पहले। महाभारत में भी महर्षि वेद व्यास ने सूक्ष्म जीवों की संख्या असंख्य बताई थी। अब इसके अनुसार आयुर्वेद में बैक्टीरिया युक्त भोजन की विषाक्तता की क्या चिकित्सा की जा सकती है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला ये है माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन, षडंग पानी तथा नींबू पानी। षडंग पानी दे सकते हैं इसमें रिहाइड्रेट करने के लिए, इसमें उसके अलावा नींबू पानी नमक और चीनी के साथ मिला करके नींबू पानी देना है। अमृत औज भी दिया जा सकता है। सीवियर डिहाइड्रेशन में ये षडंग पानी, नींबू पानी तो देना ही है, उसके साथ साथ से RL का भी दे सकते हैं, रिंगल लैक्टेट का भी IV फ्लूइड दे सकते हैं। वोमिटिंग में संजीवनी वाटी दे सकते हैं, और अगर सीवियर हो तो अपन मॉडर्न साइड भी जा सकते हैं। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स में के रोकथाम के लिए आनंद भैरव रस एवं कुटजारिस्टम, और अगर जो ज़्यादा ही हो तो ऑफ्लॉक्सासिन की भी डोज दी जा सकती है। अब आते हैं अपन मॉडर्न में फूड पॉइजनिंग क्या क्या कहा गया है। तो इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ फूड कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया और बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम खाते हैं और जिसके कारण से कोई भी प्रकार का हमको इलनेस होता है या बीमारी होती है या प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी चीज़ें फूड पॉइजनिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल द इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम इंजेक्शन। हमारे
शरीर के अंदर जब भी हम किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया और बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स को अंदर लेते हैं, खाते हैं या पीते हैं, खाने में पीने में अगर वो बैक्टीरिया चला जाता है, उसके कारण से जितनी भी प्रकार की इलनेस या बीमारी या कमजोरी आएगी, वो सब सारी चीज़ें जो है फूड पॉइजनिंग के अंतर्गत ही काउंट होंगी। बट इट इज़ यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड इट टू एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ फूड और ड्रिंक। अब पहले में तो बता दिया गया कि सारी चीज़ें इंक्लूड होगी, बट नॉर्मली एक जनरल वे पे ये सोचा जाता है कि खाना और पीने के द्वारा जो चीज़ें जाती है उसके कारण से जो पेट में दर्द होना, वोमिटिंग, लूज मोशन वगैरह हो जा रहा है, वहीं तक ही एक फूड पॉइजनिंग को रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है। यह एक ऐसी अवधारणा है या सोच है। इसके अलावा नॉन बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स इंक्लूड पॉइजन derived from plant, animal and chemical migrating into the food from the packing materials and containers। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे बैक्टीरिया और नॉन बैक्टीरियल प्रोडक्ट तो हो गए। इसके अलावा है नॉन बैक्टीरिया, जैसे प्लांट ओरिजिन्स, लाइक हमने उपविश पढ़े बहुत सारे, ठीक है, उपविश देखे हैं जिनमें उपविश पढ़े, जांगम विष पढ़े, और उसके अलावा केमिकल्स हैं। तो ये सारे जो पॉइजनस थिंग्स है, ये कहीं ना कहीं हमारे फूड में मिलते हैं, और उसके कारण से जब हमको पॉइजनिंग होती है, वो भी फूड पॉइजनिंग के अंतर्गत ही आता है। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो पहला है बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, इसमें भी दो टाइप है, इन्फेक्शन और टॉक्सिन टाइप। नेक्स्ट है इन्फेक्शन टाइप को देखते हैं, तो इंजेक्शन ऑफ वायबल ऑर्गेनिज्म विथ फूड, एग्जाम्पल साल्मोनेला टाइफी। और टॉक्सिन है इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन विथ फूड, ओके, स्टेफाइलोकोकस एंड क्लॉस्ट्रीडियम पी। बोटुलिज्म में क्या होता है, अगेन दे कैन क्लासिफाइड इनटू सब टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी। एक तो है नॉन इन्फ्लामेटरी, दूसरा है इन्फ्लामेटरी, थर्ड है पेनिट्रेटिंग। पढ़ते हैं वन बाय वन, और सबसे पहला पढ़ लेते हैं इन्फेक्शन टाइप। इंजेक्शन ऑफ वायबल ऑर्गेनिज्म विथ फूड। नेक्स्ट है नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। टॉक्सिन प्लांट है, टॉक्सिन एनिमल और केमिकल कंटेमिनेशन। द बैक्टीरियल फूड इन्फेक्शन टाइप फर्स्ट, this results from ingestion of viable microorganisms that multiply in the gastrointestinal tract and produce a true infection। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ऐसा कुछ प्रोडक्ट खाया जहाँ पर जिंदा बैक्टीरिया थे, और वो हमारे अंदर गया और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, वो हमारे गट में मल्टीप्लाई हुआ, बढ़ा, और उसके बाद वो इन्फेक्शन शुरू किया। तो ये इन्फेक्शन टाइप है। द कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक आर द साल्मोनेला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ओकेजनली द सीजेला ग्रुप। नॉर्मली दो ही प्रकार के होते हैं, साल्मोनेला और सीजेला ग्रुप के जो है इस प्रकार के अटैक के लिए जिम्मेदार होते हैं। द नेचुरल्स रिजर्वियर ऑफ साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म इज इन सर्टेन बर्ड, मैमल एंड रेप्टाइल्स। अब ये नेचुरल रिजर्वियर्स होते हैं बर्ड में, मैमल्स में और रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। फूड में भी कंटेमिनेटेड विद इन्फेक्टेड excreta ऑफ माइस और रैट्स, और इन्फेक्शन में भी ट्रांसफर्ड बाय फ्लाइज बाय कैरियर्स एम्प्लॉयड इन द हैंडलिंग ऑफ फूड। अब ये क्या करते हैं कि ये कंटामिनेटेड हो जाते हैं, हमारा कोई भी प्रकार का जो फूड है या फल है, फ्रूट है, ये कैसे इन्फेक्ट हो जाते हैं, माइस या रैट्स के एक्सक्रीटा वगैरह से इन्फेक्ट हो जाएंगे, उसके सलाइवा से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और उसके स्पर्म वगैरह से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर उससे डायरेक्टली इन्फेक्टेड नहीं होते हैं तो जो मक्खियाँ हैं वो उड़ाकर वहाँ पे लेके चली जाती है। तो और इसके अलावा जो उस फूड को हैंडलिंग कर रहे हैं उसके द्वारा भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये इन्फेक्शन टाइप होता है। दूसरा है टॉक्सिन टाइप। टॉक्सिन टाइप में फर्दर बी ऑफ टू टाइप्स व्हेन द इंक्यूबेशन पीरियड इज शॉर्ट, means 16 hours after consumption. The toxin is usually performed and present in contaminated food or improperly preserved food. Vomiting is major complaint and fever is usually absent. Example includes intoxication same from Staphylococcus aureus and Bacillus cereus, and toxin can be detected in the food. फूड में आसानी से उस टॉक्सिन को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा है बोटुलिज्म। तो बोटुलिज्म इज ए पैरालाइटिक डिसीज काउज्ड बाय पोटेंट प्रोटीन न्यूरोटॉक्सिन इलैबोरेटेड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इलनेस बिगिन विथ cranial nerve involvement and progression proceeds gradually to involve the extremities। शुरुआत में ये क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये एक्सट्रीमिटीज़ में पूरी तरीके से फैल जाता है, और इसका जो डिसीज़ है वो पैरालाइटिक डिसीज़ है,
है ना, जिसके जो प्रोटीन न्यूरोटॉक्सिन इलेवरेट या क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण से होता है। इसको भी अगर क्लासीफाई करें तो 2-3 क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, फूड बोर्न बोटुलिज्म और वुंड बोटुलिज्म एंड इंटेस्टाइनल बोटुलिज्म फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ preformed toxin in food contaminated with Clostridium botulinum, that is foodborne botulism. Second है wound botulism from toxin produced in wounds contaminated with the organism. Third is intestinal botulism from ingestion of spores and production of toxin in the intestine of infants or adults. मैनेजमेंट क्या क्या किया जा सकता है इसका? सपोर्टिव केयर है, द बेस्ट थिंग इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन देना है, ORS देना है, और इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने बताया है कि 3.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 2.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड एंड 20 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, इसको मिक्स करके इसको देना है और उसको रिहाइड्रेट करना है। अगर इंट्रावेनस सॉल्यूशन देना हो जब बहुत ज़्यादा सीरियस है और ORS से काम नहीं बन रहा है तो उसको इंट्रावेनस सॉल्यूशंस भी रिंगल लाइटेट वगैरह भी दे सकते हैं। अब बोटुलिज्म को मैनेज करने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है सबसे पहले, तो उसको मॉनिटर्ड क्लोजली क्लिनिकली, स्पायरोमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री एंड मेजरमेंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड गैसेस इन इंसिपिएंट रेस्पिरेटरी फेलियर को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इंक्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन शुड बी स्ट्रांगली कंसिडर्ड व्हेन द वाइटल कैपेसिटी इज 30% ऑफ प्रेडिक्ट, स्पेशली व्हेन पैरालिसिस इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली एंड हाइपोक्सिया में एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरकार्बिया इज डॉक्यूमेंटेड। अगर ये सारी चीज़ें हों तो बहुत ही केयरफुली उसको मैनेज करना पड़ता है। बोटुलिज्म के कंडीशन में विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट को बचाया नहीं जा सकेगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट अगर देखते हैं तो एक्सीडेंटल, तो नॉर्मली एक्सीडेंटल ही होता है ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस जो होता है वो एक्सीडेंटल ही होता है किसी ना किसी प्रकार से, और कंटामिनेशन में भी रिजल्ट फ्रॉम अनहाइजेनिक मेजर्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और स्टोरेज ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ फूड। इसके अलावा मास फूड पॉइजनिंग इज नॉट अनकॉमन इन इंडिया एंड यूजुअली ऑकर्स ड्यूरिंग फंक्शन इन और सेलिब्रेशन। शादी ब्याह वगैरह का जो मौसम होता है, ऐसे समारोह वगैरह होते हैं, वहाँ नॉर्मल बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, ऐसी जगहों पर बहुत ही कॉमनली फूड इन्फेक्शन हो सकता है। होमिसाइडल isolated case of food poisoning may have medical legal importance as one can deliberate addition of culture or microorganisms in the food of a homicidal intent। ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है कि उसको, बट ऐसा है, इतिहास में देखा गया है कि किसी को पॉइजन खिला करके, फूड में पॉइजन खिला करके मारा जा सकता है। तो दिस इज़ ओके, दिस इज़ कॉमन, इसको बोला जा सकता है, ये है ऐसा। उसके अलावा है सुसाइडल, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। अब फूड में खुद को पॉइजन मिला करके खुद से सुसाइड करना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये नियरली इम्पॉसिबल है। नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग में क्या क्या देख सकते हैं इसमें? फूड पॉइजनिंग बाय पॉइजनस प्लांट, फूड पॉइजनस बाय पॉइजनस प्लांट्स के अंतर्गत है हमने जो उपविष पढ़े हैं, उपविष के जो स्थावर विष जो पढ़े हैं हमने, तो जितने भी प्रकार के स्थावर विष है उसका अगर इंजेक्शन होता है तो वो फूड पॉइजनिंग बाय पॉइजनस प्लांट के अंतर्गत आएगा। फूड पॉइजनिंग थ्रू एनिमल्स जो है, हमने जितने भी जांगम विष पढ़े हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। और फूड पॉइजनिंग थ्रू केमिकल्स जो है, हमने जो मेटल्स वगैरह पढ़े हैं और केमिकल्स जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में हमने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें फूड पॉइजनिंग थ्रू केमिकल्स के अंतर्गत आएगा। फूड पॉइजनिंग थ्रू एनिमल्स में एक और है फिश एंड मैरीन एनिमल्स, इंजेक्शन ऑफ फिश causes two type of poisoning. The first is due to bacterial growth is in partially decomposed fish। पहला तो ये होता है कि एक ऐसा फिश है जो ऑलरेडी डिकम्पोज हो रहा है, उसके अंतर्गत बैक्टीरिया पल रहा है और उसको हम खा गए, तो वो एक फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और दूसरा ऐसा होता है, द अदर इज प्राइमरी टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय द प्रेजेंस इन सर्टेन फिशेस ऑफ द न्यूरोटॉक्सिन्स। अब ऐसे न्यूरोटॉक्सिन से युक्त किसी फिश को अपन खा गए तो उसके कारण से पॉइजनिंग हो सकती है, वो है। एंड फूड पॉइजनिंग थ्रू केमिकल्स, तो जितने भी हमने केमिकल्स पढ़े हैं, और गर्विश के दरमियान भी हमने पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें ऐड की जाती है, लाइक प्रिजर्वेटिव डाइस, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, कलरिंग एजेंट्स है, एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट, सॉल्वेंट्स, हाइड्रोकार्बोनेट्स, ये सारी चीज़ें जो होती है वो उसके कारण से पॉइजनिंग हो सकती है, तो उसको फूड पॉइजनिंग थ्रू केमिकल्स के अंतर्गत रखा जा सकता है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।